हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपिक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कृषि पर आधारित उद्योग, काटन, जूट, सिल्क, वूलन टेक्सटाइल्स, शुगर एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। ये काटन, जूट, सिल्क, वूल टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल, ये जो हैं इंडस्ट्रीज हैं, ये सब कृषि पर आधारित उद्योग हैं। और इन उद्योगों में जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड करता है वो कृषि से आता है। एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल कृषि पर आधारित उद्योग हैं और जो रॉ मटेरियल है वो कृषि से इनको प्राप्त होता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है हर स्टेप पे वैल्यू ऐड होता है, रॉ मटेरियल से लेकर के गारमेंट्स तक। फाइबर प्रोडक्शन हम अपने खेतों में करते हैं। काटन प्लांट से हमें फाइबर मिलता है, या ये रॉ फाइबर है। फिर इसको हम स्पिनिंग के थ्रू इसको यार्न बनाएंगे, धागा में कन्वर्ट करेंगे। फिर फैब्रिक का क्या होगा, वीविंग, निटिंग, इसकी बुनाई होगी। फिर डाइंग एंड फिनिशिंग एक्टिविटी होगी। उसके बाद ये गारमेंट मैन्युफैक्चर्स, ये गारमेंट तब जा कर के जो हम कपड़ा पहने हैं इसका निर्माण हो पाता है। तो इस तरह से आप हर स्टेप पर इस पे वैल्यू ऐड हो रही है। फाइबर आपको काटन 70 से 80 रुपये या 100 रुपये पर किलो मिल जाएगा, लेकिन आपका वही कपड़ा जो है इतना महंगा होता है। अगर उसका बेड देखें तो बेड भी कम होता है। तो क्योंकि हर स्टेप पर यहाँ रॉ फाइबर से यार्न बना, यार्न से फैब्रिक से गारमेंट्स, और इसमें ये फाइबर प्रोडक्शन हुआ, स्पिनिंग, फिर वीविंग, निटिंग एक्टिविटी, डाइंग एंड फिनिशिंग, तो कलर चढ़ाया गया, कपड़े का रूप दिया गया। तो ये सारी एक्टिविटी हर स्टेप पर इसकी वैल्यू ऐड होती गई, मूल्य बढ़ता गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यूनिक पोजीशन है। क्यों है? बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका विशेष योगदान है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, विदेशी व्यापार भी बढ़ता है इससे। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री which is self-reliant and compete in the value chain एक्सेट्रा। तो ये भारत में एक ऐसी कंपनी है जो आत्मनिर्भर कंपनी है, आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिलियंट है, एंड compete इन द वैल्यू चेन i.e. is that from raw material to the highest value एडेड प्रोडक्ट। यहाँ रॉ मटेरियल से लेकर के हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, गारमेंट बनाने तक जो है इसमें कई स्टेप्स लगते हैं। हर स्टेप पे वैल्यू ऐड होता है। तो अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम काटन टेक्सटाइल्स देखते हैं। इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट टाइम से ही भारत, पुराने समय से ही भारत में काटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विथ हैंड स्पिनिंग, और जो कपड़े का उत्पादन है ये हैंड स्पिनिंग के द्वारा हाथों से बिना जाता था। हैंडलूम यूज होते थे, हैंडलूम वीविंग टेक्निक से कपड़े की बिनाई होती थी। आफ्टर द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के बाद पावर लूम केम इनटू यूज। तो ये जो स्पिनिंग के लिए जो हैंडलूम यूज होता था इंडिया में, ये
पावर लूम इंट्रोड्यूस में आया 18th सेंचुरी में। तो आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो हमारे देश की जो हैंडलूम से चलने वाली इंडस्ट्रियां थी वो काफ़ी प्रॉब्लम में हुई, क्योंकि पावर लूम ज़्यादा स्पिनिंग करता था या उनका अच्छी तरह से उसके कपड़े वेल फिनिश्ड होते थे, और हैंडलूम कम प्रोडक्शन कर पाता था, कम ये टिकाऊ इससे कपड़े होते थे। तो कॉलोनियल पीरियड में हमारे देश की इंडस्ट्रियों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफ़र्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। क्यों कॉलोनियल पीरियड में सफ़र की? दे कुड नॉट कॉम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में मिल मेड कपड़े बनते थे, मिलों में कपड़े बनते थे, पावर लूम से चलने वाली मशीनें थी, पावर लूम यूज होता था। यहाँ हैंडलूम यूज हो रहा है हाथों से। तो वहाँ के जो कपड़े थे वो चीप थे, ड्यूरेबल थे, अट्रैक्टिव थे और फैशनेबल भी थे। इंडिया में हाथों से कपड़े बनते थे, तो ये कपड़े महंगे भी पड़ते थे और कम समय तक ये कपड़े चलते थे, अट्रैक्टिव भी नहीं थे। तो मार्केट में जो हैंडलूम से कपड़े इंडिया में बनते थे वो कॉस्टली पड़ने लगे, और जो पावर लूम से या मिल मेड कपड़े इंग्लैंड से आ रहे हैं इंडिया में बिकने के लिए वो सस्ते पड़ते थे। तो भारत के जो वीवर थे, जो इंडस्ट्री थी, वो धीरे धीरे शट डाउन होने लगी। काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वीवर्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी। तो ये कहानी बहुत लंबी है, हम आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। और भारत में पहली जो सक्सेसफुल टेक्सटाइल कंपनी लगी, सफल वस्त्र उद्योग लगा, वो मुंबई में लगा 1854 में, 1854। द टू वर्ल्ड वार्स वर फॉट इन यूरोप। तो यूरोप में दो विश्व युद्ध लड़े गए। पहला जो वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो 1939 से 1945 के बीच में। तो उस समय इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी और भारत ब्रिटिश का गुलाम था, ब्रिटिश का उपनिवेशवाद था भारत। देयर वाज अ डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके। यूके में क्लॉथ की डिमांड थी सेकेंड वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन। हैंस दे गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो भारत में एक बार फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उछाल आया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में ये भारत से वर्ल्ड वार के ड्यूरेशन में जो सैनिक थे उनके लिए जो उनके यूनिफॉर्म थे वो यहाँ से मंगाया जा रहा था, इंडिया से जा रहा था, और जो टेंट शूज़ जो भी यूज होता था वो इंडिया से ही जा रहा था। तो इसलिए भारत में एक बार फिर टेक्सटाइल कंपनी ग्रोथ में आई। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखिए अर्ली ईयर्स में, पहले कुछ वर्षों में जो कॉटन टेक्सटाइल है ये खाली जहाँ पे कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है, जहाँ पे कॉटन का उत्पादन होता है, वहीं पर इनका कंसंट्रेशन था, वहीं पर इंडस्ट्री लगी थी जहाँ पे कॉटन ग्रो होता है, जैसे ये महाराष्ट्र एंड गुजरात। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ये अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन ऐसा इसलिए था कि जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में ही कंसंट्रेटेड थी ये कॉटन टेक्सटाइल कंपनी महाराष्ट्र और गुजरात में ही, तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, क्योंकि कच्चे माल की उपलब्धता थी, मार्केट भी अवेलेबल थी महाराष्ट्र गुजरात में, ट्रांसपोर्ट सुविधा भी थी इंक्लूडिंग असेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़, और वहाँ पर पोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल थी। विदेशों में आसानी से बंदरगाहों के जरिए, पोर्ट के जरिए माल को बाहर भेजा जा सकता था, वस्त्र को। तो इसके अलावा लेबर भी अवेलेबल थे, मॉइस्ट क्लाइमेट थी, क्लाइमेट में नमी
थी ताकि फैब्रिक टूटते नहीं थे बिनाई के वक्त। कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा टेक्सटाइल मिलें इस्टेब्लिश हुई, कंसंट्रेटेड हुई। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विथ एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड अ लिविंग टू फार्मर्स। और ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा ही क्लोज लिंक है कृषि से, क्योंकि कृषि का ही रॉ मटेरियल ये कॉटन इंडस्ट्री यूज करती है। एंड प्रोवाइड ए लिविंग टू द फार्मर्स, और किसानों को भी ये इंडस्ट्री जीविका प्रदान करती है। कॉटन बॉल प्लकर्स, जो कॉटन बॉल जो कपास के जो बॉल्स हैं वाइट से, तो उसके जो प्लकर्स हैं उनको भी रोज़गार मिलता है। एंड वर्कर्स इंगेज इन गिनिंग, और गिनिंग वर्क में जो कॉटन से आप उसके जो सीड्स हैं उसको अलग करना गिनिंग वर्क है। वो जो कॉटन आप देखते होंगे तो उसमें ब्लैक ब्लैक सीड होता है, तो उसको जो अलग करते हैं। तो वर्कर्स इंगेज इन गिनिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, तो इसमें हर स्टेप पे वर्कर रिक्वायर करते हैं, गिनिंग में, स्पिनिंग बिनाई में, वीविंग में। और यहाँ पे आगे देख रहे हैं कि अगली एक्टिविटी क्या है, डाइंग है, कपड़ों को रंगना हो गया, डिजाइनिंग देना, पैकेजिंग करना, टेलरिंग सिलाई का काम एंड सीविंग। तो ये सारे हर स्टेप पर इसमें वैल्यू एडेड है, हर स्टेप पर वर्कर रिक्वायर्ड करता है और बहुत सारे लोगों को ये इंडस्ट्री जीविका प्रदान करती है। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज, तो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अन्य उद्योगों को भी सपोर्ट करती है, जैसे यहाँ पे सच है जाए केमिकल एंड डाइस, क्योंकि कपड़ों के फिनिशिंग के लिए ये केमिकल्स और डाई यूज होता है, कलरिंग के लिए, पैकेजिंग मटेरियल्स जैसे पॉलीथीन हो गया, बैग्स हो गया, एंड इंजीनियरिंग वर्क्स प्रमोट करता है, क्योंकि बहुत सारी मशीनरी यूज होती हैं कपड़ों टेक्सटाइल कंपनी में। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, तो ये स्पिनिंग वर्क जो है ये कंटिन्यू महाराष्ट्र में ही सेंट्रलाइज्ड हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइंस ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जारी, एम्ब्रॉयडरी। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, तो भारत में वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्शन हो रहा था स्पिनिंग में। बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, तो जो वीविंग में ये जो सप्लाई हो रहा था फैब्रिक ये लो क्वालिटी था, लो क्वालिटी की वजह से एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस, तो ये मच हाई क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस नहीं कर पाता था हमारे देश में। इन द कंट्री वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम, पावर लूम एंड इन मिल्स, तो हमारे यहाँ जो वीविंग एक्टिविटी होती थी वो हैंडलूम से, पावर लूम से और मिल्स में होती थी। द हैंड स्पिन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, तो हैंड स्पिन खादी ये प्रोवाइड्स लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स, तो हैंड स्पिन जो हाथों से बुना जाता था खादी, ये भारी मात्रा में लोगों को जैसे वीवर्स को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था उनके घरों में एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग के रूप में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी, तो गांधी जी ने क्यों इसके कताई बुनाई पर जोर दिया था, तो शायद इसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, रोज़गार मिलता है, वीवर्स को भी रोज़गार मिलता है, इसलिए गांधी जी जो है इस पर काफ़ी जोर दिए थे कि हमारे देश का जो कुछ उद्योग है उसमें डेवलपमेंट होगा और जो है बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, जैसा कि अभी डिस्कस किया गया इस टॉपिक में कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये टेक्सटाइल कंपनी प्रोवाइड करती है। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम, तो ये इसको आप लोग
इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि क्या नीड्स है इसके आंसर के। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। भारत जो है यार्न्स को जापान भेजता था। अदर इम्पोर्टर्स ऑफ काटन गुड्स फ्रॉम इंडिया, और जो भारत से आयात करने वाले थे यार्न के, वो यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। इस तरह से भारत जो है यार्न का एक्सपोर्ट जापान के अलावा अन्य कंट्रियों में भी करता था, जैसे यूएसए हो गया, यूके, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो वी हैव ए लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ काटन यार्न। तो हमारा विश्व में जो है बहुत बड़ा शेयर था काटन व्यापार का। आवर स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फैब्रिक बी प्रोड्यूस। तो जो हमारे ये विश्व स्तर पे जो ट्रेड हो रहा था, वी हैव ए लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ काटन एंड और स्पिनिंग मिल्स, जो हमारी स्पिनिंग मिल्स थी, और कम्पिटिटिव एट ए ग्लोबल लेवल। तो ग्लोबल लेवल पे कम्पिटिटिव थी एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स बी प्रोड्यूस। तो जो कैपेबल थी, जो हम फाइबर्स रेसे प्रोड्यूस करते हैं, द वीविंग, निटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न। लेकिन यहाँ पे वीविंग, बिनाई, निटिंग करना और प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न। तो ये हाई क्वालिटी का यार्न नहीं प्रोड्यूस कर पाती थी। कैन प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ हाई क्वालिटी यार्न डेट इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो जो हमारे देश में प्रोड्यूस होता था, देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दीज सेगमेंट्स, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एरियाज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काटन, वूलन एंड सिल्क इंडस्ट्री। यहाँ पे इंडिया का मैप दिया गया है और काटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये ब्लैक से रिप्रेजेंट किया गया है, एक सर्कल है, और इसके बाद एक स्क्वायर से जो कि रेड है वूलन टेक्सटाइल, और ये स्क्वायर के अंदर ये वाइट ब्लैक है सिल्क टेक्सटाइल। तो जहाँ पे ये सिंबल्स प्रोवाइड किए गए हैं इंडिया के मैप में, वहाँ पे इन तरह की इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश हैं। इस मैप को आप लोग देखिएगा। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज ए फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स। तो ज़्यादातर प्रोडक्शन हमारे यहाँ स्मॉल यूनिट्स में होता था, विच केटर टू द लोकल मार्केट, और जो लोकल डिमांड्स को सेटिस्फाई करते थे प्रोडक्शन जो होता था क्लॉथ का। दिस मिसमैच इज ए मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। और जो यही मिसमैच था, ये हमारे उद्योगों के लिए बहुत ही ड्रॉबैक हुआ, मतलब उद्योग के विकास में बाधा पहुंचा इसकी वजह से। दिस मिसमैच इज ए मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हुआ, मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट काटन, यार्न, व्हाइल अपरेल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। सपोज कीजिए, सपोज डैट यार्न इज सोल्ड एट 85 पर केजी। यार्न 85 पर केजी में सेल हो रहा है। इट इज़ सोल्ड एज अ ट्राउज़र, इट फेच 800 पर केजी। और जब ये ट्राउज़र सेल हो जा रहा है 800 पर केजी आप पे कर रहे हैं। वैल्यू इज एडेड एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक एंड गारमेंट। ऐसा इसलिए इतना महंगा है क्योंकि हर स्टेप पर इसमें वैल्यू ऐड हुई है। Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, तो भारत में गुड क्वालिटी का काटन भी प्रोडक्शन हो रहा था, फिर भी हमारे देश में कुछ समस्याएं आई। काटन टेक्सटाइल को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स तो बनी ही हैं। द नीड टू इम्पोर्ट इज स्टिल फेल्ड। तो यहाँ पर कुछ आवश्यकताएं हैं जिनमें सुधार करना है। जैसे पावर सप्लाई
इरेटिक। भारत में जो पावर सप्लाई है वो अनियमित है, जिससे कंटिन्यू इंडस्ट्रियाँ रन नहीं कर पाती हैं। एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड। भारत में पुरानी मशीनरी लगी हैं और इन मशीनरी को आवश्यकता है कि अपग्रेड करने के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द पर्टिकुलर। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर्स। और अन्य जो समस्याएं हैं वो लेबर का कम प्रोडक्टिव होना, मतलब वो वर्क बेटर आउटपुट नहीं दे पाते हैं। एंड स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। तो अब कॉटन इंडस्ट्री के सामने एक बड़ा ही कठोर कंपटीशन आ गया है। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, जो सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस होने लगे हैं और उनसे कपड़े और टिकाऊ और मजबूत होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं। तो ये था कॉटन इंडस्ट्री से संबंधित जो डिस्कशन था, वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।